हेलो। हेलो। चलिए। ओके लाइक। हेलो। चलिए। नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सभी से सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कल मेरी क्लास टेक्निकल इशू होने के कारण नहीं हो पाई थी। मैंने खूब कोशिश करी कि क्लासेस जो है वह समय से हो जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, टेक्निकल चीजें हैं, सुधरती बिगड़ती रहती है। तो कल इसी क्रम में कल क्लास आपकी नहीं हो पाई। दरअसल कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी जिसके चलते क्लास आपकी नहीं हो पाई। हमने खूब इंतजार किया, मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया तब तक हमने इंतजार किया, लेकिन अंतिम क्षण में फिर हम इंतजार नहीं कर पाए और फाइनली हमने एक मैसेज ड्रॉप करवाया कि आज आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो जितने भी साथी मुझे लगातार कमेंट के माध्यम से ये बात पूछ रहे हैं कि सर कल क्लास हुई या नहीं हुई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल क्लास हमारी नहीं हुई। तो टेक्निकल इशू के कारण कल हमारी क्लास नहीं हो पाई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है, दरअसल उस टॉपिक का नाम बैंक है। अब हम बैंकिंग की शुरुआत करेंगे कि बैंक में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और कहां कहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो एक बार जल्दी से क्लास के साथ जुड़ेंगे मेरे साथियों और हम इस क्लास को फिर विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ में यहां पर बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। सभी को जय श्री महाकाल, सभी को राधे राधे, सभी को ढेर सारा प्यार। मनीषा, सुभाष, उसके बाद शुभम, तमाम साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं आपकी कमेंट्स भी ले लेता हूं ताकि आज की इस कक्षा को शुरुआत कर सके। ठीक है सचिन भाई, मैंने बताया कि कल क्लास नहीं हुई थी भाई, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है गोकुल, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। साथ ही कल आपने रिवीजन किया होगा, इस बात का मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। राधे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। सुखविंदर जी, संदीप भाई, ठीक है, रोहित परमार, बहुत बढ़िया, शानदार। सुजाता, ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रिया, तमाम साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिना देरी किए अब हम इस कक्षा की शुरुआत करेंगे, बैंकिंग टॉपिक की शुरुआत करेंगे। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप लोग थोड़ी देर कमेंट को रोक दीजिए, है ना, क्योंकि कमेंट अगर पढ़ने में मैं रह जाऊंगा तो आपको फिर मैं ढंग से पढ़ा नहीं पाऊंगा। आइए बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर बैंक कहते किसे हैं, बैंक के बारे में क्या क्या कुछ खास बात है। तो पहले एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूं कि हम बैंक में पढ़ेंगे क्या। दरअसल भैया, हमें बैंक में पढ़ना क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा। बैंक के बारे में हम लोग क्या क्या जानकारी लेने वाले हैं, इसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि बैंक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बैंक के बारे में अगर हम बात करें, जहां जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, अगर उन टॉपिक्स की हम बात करें तो एक टॉपिक आपका बनता है मेरे साथियों सेंट्रल बैंक के लिए। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक के लिए से मेरा क्या तात्पर्य है, यानी कि देश की केंद्रीय बैंक, जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मेरे साथियों, केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन या परिचय की हम बात कर लें, परिचय कह लो या इंट्रोडक्शन कह लो। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं आपकी कमेंट्स लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं परिचय की बात करूंगा मेरे साथियों, इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, बैंकिंग शब्दावली दरअसल इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बैंकों से संबंधित कौन कौन सी शब्दावली हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वहां वहां से प्रश्न आते हैं। जैसे कौन कौन सी शब्दावली है, तो एक शब्द के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जैसे एक शब्द है मेरे साथियों तरलता। अभी इतने दिनों से हम इस शब्द के बारे में आपसे बातें भी कर रहे हैं। तरलता, जिसे हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। तरलता को आप लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। लिक्विडिटी हम इसे कहते हैं, तरलता। एक और शब्द के साथ में इसमें परिचय आपका कराऊंगा, जिसका नाम क्या है मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है परिसंपत्ति, जिसे आप लोग संपत्ति के नाम से भी जानते हैं। तो एक शब्द है परिसंपत्ति। परिसंपत्ति को हम असेट के नाम से जानते हैं।
क्या बोलते हैं दोस्तों, असेट के नाम से जानते हैं। तो तरलता शब्द, परिसंपत्ति शब्द, इन दोनों को हम देखेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी हो गया आपका, तरलता हो गया। ठीक है, इसी के साथ में मेरे साथियों हम बात करेंगे यहां पर दरअसल कुछ लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, देयताएं। लाइबिलिटीज को हम शुद्ध हिंदी में किस नाम से जानते हैं, देयताएं के नाम से जानते हैं। ये देयताएं शब्द क्या है, लाइबिलिटीज एक महत्वपूर्ण शब्द है बैंकिंग शब्दावली में। तो लाइबिलिटीज क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बैंकिंग शब्दावली में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा बैंक के कार्य क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ बैंकों की बात करूंगा। तो भैया अलग अलग बैंकों के अलग अलग कार्य होते हैं। ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो देश का सेंट्रल बैंक है। तो उस रूप में हम परिचय के बारे में बात करेंगे। बेसिक सा परिचय अगर हमने पढ़ लिया तो मेरे साथियों आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की मेरी गारंटी है। जब ये परिचय हम पढ़ लेंगे तब जाकर के हम देश की केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं देश का हमारा केंद्रीय बैंक जो है उसका नाम क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देश का जो हमारा सेंट्रल बैंक है मेरे साथियों, जिसका नाम क्या है, आरबीआई। आरबीआई के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कैसे कैसे हम इन बातों को आसान सी भाषा में समझ सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक के बारे में बात करेंगे और देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। बेटा मैं बड़ा बड़ा ही लिख रहा हूं, मैं बोलता भी इसीलिए जा रहा हूं ताकि आपको कोई दुविधा ना हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बड़का लिख देते हैं। जब सेंट्रल बैंक के बारे में मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद में आपको एक विकासात्मक बैंक के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। विकासात्मक बैंक को आप लोग किस नाम से जानते हो, डेवलपमेंटल बैंक के नाम से आप इसे जानते हो। तो मेरे साथियों विकासात्मक बैंक, ये विकासात्मक बैंक जो होती है ये अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देती है, डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों कृषि क्षेत्र, इसे डेवलपमेंटल बैंक्स कहते हैं, ध्यान रखना है ना। मतलब मैं अंग्रेजी में बोलता जा रहा हूं तो आप लोग लिखते जाएंगे अंग्रेजी माध्यम वाले साथी। तो डेवलपमेंटल बैंक हम इसे कहते हैं, डेवलपमेंटल बैंक। और डेवलपमेंटल बैंक में कौन कौन सी चीजें आएगी मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा डेवलपमेंटल बैंक में हम जैसे कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में, या एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में जो बैंक स्थापित की गई है सरकार के द्वारा मेरे साथियों, उस बैंक को हम लोग क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। आपने कई बार नाबार्ड का नाम सुना होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है वो भी हम बात करेंगे। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई है मेरे साथियों, उसकी भी बात करेंगे, तमाम चीजों की बात करेंगे। तो नाबार्ड कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के द्वारा स्थापित किया गया है। अच्छा, नाबार्ड के साथ में आपने एक और बैंक के बारे में नाम सुना होगा मेरे साथियों। नाबार्ड तो आपने सुना ही होगा, आपने रीजनल रूरल बैंक के बारे में भी सुना होगा। रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी जिसे हम कहते हैं। अभी मैं केवल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, है ना। मैं आपको बताऊंगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में क्या कुछ खास बात होती है। तो ये रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हम इसे कह देते हैं। ये कृषि क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है मेरे साथियों। कृषि के बाद में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किन बैंकों की स्थापना की गई है, तो ध्यान रखिएगा उद्योग को हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मेरे साथियों आईडीबीआई, आपने नाम भी सुना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हम इसे कहते हैं। औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी आप इसे कह देते हैं, आईडीबीआई, इसकी स्थापना की गई। आईडीबीआई के साथ में मेरे साथियों सिडबी, आपने सुना होगा सिडबी का मुख्यालय कहां है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैं सब बातें बताऊंगा, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहें इस बात के लिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए नाबार्ड, उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए आईडीबीआई और सिडबी। उसके बाद में मेरे साथियों व्यापार यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए हमने एक्जिम बैंक की स्थापना करी। एक्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्जिम बैंक की स्थापना करी। आवास सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए हमने किसकी बात करी मेरे साथियों, आवास सुविधा, रेसिडेंशियल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को आवास सुविधा का लाभ देने के लिए हमने नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना करी, एनएचबी की स्थापना करी। आपने कभी ना कभी तो एनएचबी के बारे में भी नाम सुना होगा। तो ये तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे, विकासात्मक बैंकों के बारे में। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं विशेष तौर पर,
और वो है दरअसल एनबीएफसी। एनबीएफसी बैंक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एनबीएफसी से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, एनबीएफसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि एनबीएफसीज हम इसे कहते हैं, ये एस चरणों में है। इसको मैं बता देता हूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बेटा साधना, इतना जल्दी भी क्या है लिखने की, थोड़ा रुक तो जाओ। इकोनॉमिक्स में हमेशा दो बातें याद रखना बच्चों, आप जब तक टीचर को नहीं सुन पाओगे, जब तक आप टीचर को नहीं पढ़ पाओगे, तब तक इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है, डोंट वरी, आपको हैंड रिटन मिलता है, आपको बोर्ड पीडीएफ मिलती है, इतनी क्या जल्दी होती है मुझे यह बता दो केवल आप। इतना जल्दबाजी नहीं करना है हमें पढ़ने में। मैं बता रहा हूं ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और नोट करते रहना। पहले समझो तो सही कि ये क्या क्या चीज है, फिर आप पूछोगे सर इसका क्या फुल फॉर्म है, लिक्विडिटी क्या होती है। अभी मैंने पढ़ा दिया कि लिक्विडिटी क्या होती है, थोड़ा रुको तो सही। आ रही बात समझ में? तो इन सब बैंकों के बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे साथियों। ये सारी की सारी बातें यहां पर आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को नहीं ना? मैं पूछूंगा आपसे, डोंट वरी, ठीक है भाई। ये सब हम सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी देखो, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम चीजों को देखेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा भाई। इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप, है ना? तो एनबीएफसी पढ़ेंगे, विकासात्मक बैंक पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक के बारे में 2 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल से 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक दिन फंक्शन पढ़ने में लगेगा और एक दिन मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने में लगेगा। इसके फंक्शन, मेन फंक्शन इसका मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का निर्माण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे साथियों, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथियों सामान्य परिचय के बारे में। तो क्या कुछ बातें की जा सकती है इसके बारे में, जरा वो देखो। मैं परिचय की बात करता हूं मेरे साथियों, इंट्रोडक्शन की बात करता हूं। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं मेरे साथियों बैंकों के बारे में, तो बहुत ही आसान से भाषा में मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। शायद इससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा जो एग्जाम्पल में लूंगा। परिचय में हम लोग क्या करेंगे मेरे साथियों, बैंकों के बारे में बेसिक सी बातें करेंगे। मुझे आप बता सकते हैं कि बैंक मुख्य रूप से करता क्या क्या काम है? बैंक मुख्य रूप से क्या क्या काम करता है? अगर मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि बैंक के मेन फंक्शन क्या क्या है मेरे साथियों, आखिर बैंक के मेन फंक्शन क्या क्या है, तो आप लोग क्या क्या जवाब देंगे? तो बैंक के मुख्य कार्य बोले, इसके फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस का मतलब क्या होता है? कार्य होता है मेरे साथियों। बच्चों मैं लिख रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा, बैंक के बहुत सारे काम है ना, बैंक के बहुत सारे काम है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जवाब भी दिया है मेरे साथियों। बैंक के बहुत सारे काम हैं, उसमें से अगर मुख्य कार्यों की बात की जाए तो बैंक के 2 मुख्य कार्य है। भैया आप बैंक में क्यों जाते हो? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग बैंक में क्यों जाते हो, आखिर क्या कारण है बैंक में जाने का? बताओ, आप लोग जवाब दीजिए। अगर मैं ही आंसर दे दूंगा हर चीज का तो फिर क्या मतलब रहेगा, मैं फिर पढ़ा के निकल जाऊंगा। पर आप भी कुछ जवाब दीजिए। मनीषा आप जवाब दीजिए कुछ, है ना? सचिन भाई आप दीजिए जवाब। भैया बैंक में क्यों जाते हो आप लोग? अच्छा देखो मेरी बात सुनना, मैं बैंक में क्यों जाता हूं या आप लोग बैंक में क्यों जाते हो, अपना अपना आंसर यहां पर ढूंढना मेरे साथियों। हो सकता है कोई मेरा साथी जिसके पास में बहुत सारा पैसा हो, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, उसके पास में, आपके पास में पैसा ही पैसा हो, तो ध्यान रखिएगा बैंक में इसलिए भी आप जाओगे क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है। तो आप जो है मेरे साथियों बैंक में पैसा जमा कराने जाओ। तो मेरे साथियों बैंक का पहला काम क्या है? बैंक के पास जब आप जाओगे पैसा जमा कराने, तो बैंक आपका पैसा जमा स्वीकार करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और जमा स्वीकार को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे साथियों? एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्ट डिपॉजिट मेरे साथियों। ये हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। और डिपॉजिट किससे स्वीकार करेगा मेरे साथियों? ये आप ही बताइए, किससे स्वीकार करेगा? जनता से स्वीकार करेगा। तो जनता से ही बैंक मुख्य रूप से पैसा जमा करता है, जमा स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और जनता दरअसल 2 प्रकार का जमा स्वीकार करती है। समझना यहीं पर, जनता दरअसल कितने प्रकार का जमा स्वीकार करती है, मतलब जमा करती है बैंक में 2 प्रकार का। जैसे जब मैं पढ़ाई करता था, अपने पढ़ाई के दौर में मेरे साथियों, तो मेरे पिताजी मुझे पैसा भेजते थे बैंक में, मेरे बैंक में अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते थे। जैसे ही वो 1000 रुपए भेजते थे या 2000 जितने भी भेजते थे, मुझे फोन लगाते थे, बेटा मैंने पैसा डाल दिया है, तेरे को जो काम है वो कर लेना। मैंने कहा अच्छी बात है।
मैं भी जैसे ही पैसा डालते थे तुरंत बैंक के एटीएम के पास ही खड़ा रहता था। मेरे पास मैसेज आया नहीं कि मैंने तुरंत पैसा निकाला नहीं। आ रही बात समझ में? तो अगर बैंक में मेरे पिताजी जाते हैं और पैसा जमा करते हैं, तो अगर ऐसा पैसा जमा करेंगे, मान लो मैं और आसान इसको करने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा है, अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा है, या अभी इस दौर में आप हो गरीबी के दौर में, भैया बेरोजगारी के दौर में हो, तो ध्यान रखिएगा इस समय हमारे लिए हमारे बैंक मतलब हमारी मजबूरी ऐसी होती है कि हम उसके अंदर बहुत कम पैसा रखते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी समय आता है, मैं आपकी भावनाओं को भी समझता हूं, कभी कभी तो ऐसा भी समय आता है कि हमारे अकाउंट में 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं होता है। होता होगा ऐसा इस बेरोजगारी के दौर में, इस हम कहें कि स्टूडेंट लाइफ में, इससे बड़ा और क्या मतलब हम लोग सदमा झेलते हैं मेरे साथी। हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं रहता है, और रहता है मान लो 7 रुपए भी रखे तो 5 रुपए की चाय पी जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैं आप जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बैंक दरअसल 2 प्रकार के जमा स्वीकार करती है। एक तो वैसा जमा जिसकी मांग मैं तुरंत कर लूं, भाई मैं अपना पैसा अगर बैंक में जमा कर रहा हूं तो कभी भी निकाल सकूं, ऐसे जमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसी को मांग जमा के नाम से जानते हैं। मांग जमा, क्या बोलते हैं इसको? मांग जमा बोलते हैं। और इसको हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो डिमांड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डिमांड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, मांग जमा के नाम से जानते हैं। आपको मैं बताते चलूं, मांग जमा को डिमांड डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीडी भी कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, ये डीडी है। तो मांग जमा किसे कहते हैं? कि अगर कोई जमा करता, अगर कोई पैसों को जमा करने गया है बैंक में और वो अपना पैसा कभी भी मांग कर सकता है। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपना पैसा कुछ जमा कराया, उसके बाद में क्या किया, मैंने वापस से निकाल लिया एटीएम में जाके, है ना? जी बिल्कुल रोहित भाई, मैं मतलब क्या ही बोलूं, हालांकि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्लास रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है। हमने 15-20 साल पहले ही इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया था बेटा। हमें पता था कि भैया रेलवे की वैकेंसी आने वाएगी और आएगी तब हम रिकॉर्ड चला देंगे, है ना? बहुत बढ़िया। अरे भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो, पढ़ने आए हो या ये देखने आए हो कि रिकॉर्डेड है कि नहीं है? थोड़ा तो ध्यान रखो भाई। उसकी वजह से कितने ही साथी परेशान होते हैं। या तो अब मेरे पास में एक ऑप्शन है कि मैं कमेंट आपकी देखूं ही नहीं, और अगर उसमें नहीं देखूंगा तो जो महत्वपूर्ण कमेंट है वो हमारी रह जाएगी। ठीक है, मत करो ऐसा, पढ़ने आए हो दोस्त, पढ़ लो। कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम पर हम लोग आपसे जुड़े ही हैं यार। ठीक है, आओ जरा। तो ऐसा जमा मेरे साथियों जिसकी मांग कभी भी की जा सके, उसे मांग जमा कहते हैं। और बैंक दूसरे प्रकार का जमा भी करती है। अगर मेरे पास में पैसा कुछ ज्यादा ही रखे होंगे, मैं 2-5 सालों के लिए अगर पैसा बैंक में रख सकता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, तो उसे समय जमा के नाम से जाना जाता है। और समय जमा को हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसे हम टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। टाइम डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं? तो टीडी के नाम से जानते हैं। इसे समय जमा के नाम से भी जाना जाता है। समय जमा में कौन कौन सी चीजें आती है? बिल्कुल बेटा, एफडी जो है इसी के अंतर्गत आता है। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। ध्यान रखना, जब भी आप एफडी करवाते हो तो बैंकों के साथ में आपका एक एमओयू होता है ना? एमओयू का मतलब होता है मेरे साथियों, एक आपका एफडी आप लिखिएगा इस पे पहले तो, एफडी जिसे आप फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसके अंतर्गत आप बैंक के साथ में वो वायदे करते हो कि भैया हम 2-3 साल तक या जितना भी एक टेन्यूअर ले रखा है आपने कि इतने साल तक पैसा नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर निकालेंगे तो फिर ये एफडी टूट जाएगी, और एफडी टूट जाएगी तो मेरे साथियों फिर आपको जो तय दर है वो मतलब रेट नहीं मिल पाएगा, ये तमाम बात है। तो एफडी इसी के अंतर्गत आता है। आरडी भी, रिक्वायरिंग डिपॉजिट भी इसी के अंतर्गत आता है। मैं बताऊंगा एफडी आरडी क्या होता है, अभी केवल लिख लें। ठीक है, तो आरडी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो बैंक पहला काम करती है जमा स्वीकार करना। और बैंक का दूसरा काम क्या होता है पता है? बैंक का दूसरा काम होता है मेरे साथियों, कुछ मेरे दोस्त बैंक इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको वहां से लोन चाहिए। तो बैंक मेरे साथियों लोन देने का कार्य भी करती है। लोन को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? ऋण के नाम से जानते हैं। तो लोन या ऋण, लोन या ऋण देना,
ठीक है, तो इसे हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो लैंडिंग लोन्स के नाम से हम इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों इसको? लैंडिंग लोन्स हम इसे कहते हैं। क्या बोलेंगे? लैंडिंग लोन्स। ठीक है, लैंडिंग लोन्स इसका मतलब ऋण देना। ये ऋण किसको देगी? जनता को ही देगी। देखो, जनता से कम ब्याज दरों पर पैसा इकट्ठा करेगी और जनता को ज्यादा से ज्यादा ब्याज दरों पर पैसा देगी। जनता से ही ये पूरा का पूरा काम कर रही है। तो बैंक के मेन फंक्शन यही है मेरे साथियों। आ रही बात समझ में? समय जमा और मांग जमा बैंकों में जमा स्वीकार होते हैं। हां, अगर आपको डाउट है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। समय जमा में क्या होता है मेरे साथियों? इसमें कभी भी मांग की जा सकती है ना, तो कभी भी मांग की जा सकती है। कभी भी मांग, मांग का मतलब है डिमांड। भैया बैंक से कभी भी डिमांड की जा सकती, कभी भी मांग की जा सकती है। या दूसरी भाषा में कहें तो अपने पैसे कभी भी निकाले जा सकते हैं, उसे हम लोग मांग जमा कहते हैं। समय जमा में क्या आएगा मेरे साथियों? तो ध्यान रखिएगा, समय जमा के अंतर्गत एक बात आप याद रखना मेरे साथियों, इसमें निश्चित अवधि तक, इसमें निश्चित अवधि के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है। आप लोग जानते ही हैं, एफडी से आप लोग समझ जाएंगे। तो ये कुछ बैंक के मेन फंक्शन हो गए मेरे साथियों। बाकी बैंक दूसरे काम भी करती है, क्रेडिट कार्ड जारी करती है, डेबिट कार्ड जारी करती है ना, पासबुक जारी करती है, प्रिंटिंग का काम करती है। ये सारे काम भी बैंक के होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? दिक्कत किसी को? चलिए कमेंट करके बताएं एक बार, यहां तक की बात है ठीक है? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं। जल्दी से बताएं यहां तक की बातें स्पष्ट है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, चलिए, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ओके, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। आइए जरा इससे आगे की हम बात करते हैं। देखो, एक शब्द और मैंने बताया आपको, यहां पर आप देखेंगे मेरे साथियों, यह शब्द है तरलता। लिक्विडिटी हम इसे कहते हैं। क्या होता है लिक्विडिटी? आइए, ऐसे तो आप लिक्विडिटी शब्द से रूबरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस शब्द से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। तरलता का मतलब क्या है? क्या होता है तरलता का मतलब? क्या कहते हैं तरलता को? तरलता को लिक्विडिटी शब्द से संबोधित किया जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों इसके लिए? शब्द क्या है? लिक्विडिटी शब्द है। आखिर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जरा वो समझो। तरलता को हम आसान भाषा में कहते हैं मुद्रा प्रवाह। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? इसको मुद्रा प्रवाह भी कह देते हैं। मुद्रा प्रवाह भी हम लोग इसे कह देते हैं। इसे आप लोग अंग्रेजी में मनी सप्लाई भी कह देते हैं, या इसी को सप्लाई ऑफ मनी भी कह देते हैं। कोई बात नहीं, अलग अलग नाम है लेकिन भावना एक ही है। मुद्रा प्रवाह या मनी सप्लाई आप इसे कह सकते हैं, तरलता कह सकते हैं, एक ही बात है मेरे साथियों। तरलता के दरअसल दो अर्थ है, समझना, अभी केवल समझो। तरलता के दो अर्थ है। दो अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो यह कि मेरे साथियों, किसके पास में कितना पैसा है। तरलता का पहला मतलब है मुद्रा प्रवाह को लेकर के। अगर मैं कहूं कि आपकी जेब में पैसा बहुत ज्यादा है, हो सकता है आप किसी जगह काम करते हो, आपकी सैलरी आ गई हो। अगर आपकी सैलरी आ गई, मान लो कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ गई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है आपको? भैया सैलरी आई तो अच्छा ही लगेगा ना, सिंपल सी बात है। तो आपकी सैलरी आ जाती है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए महीना। मुझे बताओ, आपकी जेब में पैसा ही पैसा, क्या होगा?
ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपकी जेब में मनी सप्लाई ज्यादा होगा, भैया पैसा ज्यादा होगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगी। समझना, अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा होगा, या दूसरी भाषा में कहूं कि तरलता ज्यादा होगी, तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल के नाम से दर्शाते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी जेब में पैसा ज्यादा होगा तो मेरे साथियों आप लोग क्या करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे। आपके पास में अगर पैसा ज्यादा होगा तो आपकी मांग भी क्या होगी मेरे साथियों, वो भी ज्यादा होगी, आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी। और अगर आपकी डिमांड ज्यादा होगी मेरे साथियों, ध्यान रखना, आपके पास पैसा ज्यादा है मतलब लिक्विडिटी ज्यादा है, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, केवल रिवीजन के तौर पर इसको समझना भैया। अगर आपके पास में तरलता ज्यादा है तो आपकी मांग भी ज्यादा होगी, और अगर आप हर चीज की डिमांड करोगे, आप कहोगे ये भी ले लेता हूं, वो भी ले लेता हूं, फलाना ले लेता हूं, ढिकाना ले लेता हूं, तो उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी मेरे साथियों, बहुत बढ़िया शानदार, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, इसकी कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्राइस मेरे साथियों बढ़ जाएगी। और इसी कंडीशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो तरलता ज्यादा होने पर महंगाई होती है, बिल्कुल सही बात है। वहीं पर मेरे साथियों अगर मार्केट में तरलता कम है, या मैं कहूं आपकी जेब में पैसा कम है, आपके पास में लिक्विडिटी कम है मेरे साथियों, तो लिक्विडिटी कम होगी, आपके पास में पैसा ही नहीं होगा, तो मुझे बताओ क्या ही आप मांग कर पाओगे, करोगे क्या डिमांड, नहीं करोगे। आप कहोगे अरे रहने दो यार, पैसा ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर मेरे साथियों आपके पास में तरलता कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होने की वजह से आप तो वस्तुओं की मांग करोगे ही नहीं, तो मार्केट में तो सप्लाई रहेगी ही रहेगी। जब बहुत सारी मात्रा में मार्केट में सप्लाई रहेगी तो ऑलरेडी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसे आप लोग डिफ्लेशन के नाम से जानते हो। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, मेरे ख्याल से मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं, और ये मैंने आज आपको रिवीजन भी करवा दिया, ठीक है। ये तरलता का मतलब है। एक और शब्द यहां पर जुड़ा हुआ था साथियों, तरलता का एक और अर्थ होता है, तरलता का एक और अर्थ ये होता है, देखो एक बच्चा मुझसे पूछ भी रहा है कि सर तरलता क्या होती है, मेरे साथ मेरे भाई मैंने बताया तो सही तरलता क्या होती है, मुद्रा प्रवाह। इसको और आसानी से सुनो, सचिन भाई सुनो इसको आसानी से, सुभाष तमाम साथी जो भी जुड़े हुए हैं सुनो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए रखे, समझना इस बार एग्जाम्पल को, आपकी जेब में 100 रुपए रखे हैं और मेरी जेब में 50 रुपए रखे हैं, बताओ किसके पास में पैसा ज्यादा है, आपके पास या मेरे पास में। तो आपका आंसर होगा कि सर हमारे पास में पैसा ज्यादा, बिल्कुल सही है, आपकी जेब में पैसा ज्यादा, आपके पास 100 रुपए है और मेरे पास में मात्र और मात्र 50 रुपए ही है। तो अगर मेरे पास में 50 रुपए हैं, आपके पास में 100 रुपए हैं, इसका मतलब आपके पास में पैसा ज्यादा है, अर्थात आपके पास में मनी सप्लाई ज्यादा है, या तीसरे शब्दों में कहूं तो आपके पास में तरलता ज्यादा है। आ रही बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपके पिताजी मान लो नौकरी करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी जेब में मात्र 1,000 रुपए रखे हैं, आपके पिताजी के पास में 50,000 रुपए रखे, बताओ किसके पास पैसा ज्यादा है, आपके पिताजी के पास पैसा ज्यादा होगा। और जब आपके पिताजी के पास में पैसा ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा कि आपके पिताजी के पास में तरलता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आ गई बात समझ में। तो तरलता का मतलब होता है मुद्रा प्रवाह, ठीक है बेटा, आ गई ना बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यही मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, तरलता का मतलब ही यह होता है। दूसरी बात, एक और शब्द है मेरे साथियों जिसे आप लोग बोलते हैं परिसंपत्ति। इसे आसान भाषा में परिसंपत्ति की जगह संपत्ति भी कह देते हैं, तो मैं लिखूंगा संपत्ति, संपत्ति, या इसी को असेट भी कह देते हैं, परिसंपत्ति भी कह देते हैं। क्या होती है असेट, जरा वो समझो। असेट या संपत्ति का मतलब यह होता है जिसकी सहायता से पैसा कमाया जाए, तो जिसकी सहायता से पैसा कमाया जाए, जिसकी सहायता से धन या वित्त, धन को हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स में किस भाषा के नाम से जानते हैं, फाइनेंस के नाम से जानते हैं, वित्त भी इसे हम कह देते हैं। तो जिसकी सहायता से धन या वित्त कमाया जाए या अर्न किया जाए,
कमाया जाए उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? संपत्ति के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लूं मेरे साथियों, तो मैं अभी तो खैर उज्जैन में ही हूं, मान लो मैं जैसे ही मेरे साथियों आरडब्ल्यू में काम करने लगा, तो मेरा जो उज्जैन वाला मकान है, मैंने उस मकान को क्या कर दिया मेरे साथियों? मैंने उस मकान को किराए पर दे दिया। मुझे बताओ, मेरा ये जो मकान है, इस मकान को मैंने उज्जैन में किराए पर दे दिया, मुझे हर महीने 10,000 रुपए महीना मिलता है। तो मेरा जो मकान है मेरे लिए क्या है मेरे साथियों? असेट है कि नहीं है? क्या मैं इसकी वजह से पैसा कमा रहा हूं? बिल्कुल कमा रहा हूं। इस मकान को जब मैं किराए पर दे दूंगा तो मैं इससे पैसा कमाऊंगा। वहीं पर मेरे पास में एक मोटरसाइकिल भी है, बाइक है, बाइक। अगर मैं उस बाइक को रैपिडो पर चला देता हूं, तो मुझे बताओ, मेरी बाइक से पैसा कमा सकता हूं मैं? बिल्कुल कमा सकता हूं। तो मेरी जो बाइक है वो भी मेरी असेट है। तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूं बाइक, मेरी बाइक भी मेरा असेट है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, उज्जैन में मेरी एक लाइब्रेरी भी है। मैं एक लाइब्रेरी भी ऑपरेट करता हूं, चलाता हूं, जिस लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और खूब मेहनत करते हैं और नौकरी लेकर के अपने अपने नौकरी पर चले जाते हैं। तो मेरी जो लाइब्रेरी है, मैं भी तो उसकी वजह से पैसा कमा रहा हूं। तो मेरी लाइब्रेरी भी मेरा अर्निंग का एक साधन है। तो लाइब्रेरी भी मेरी क्या होगी मेरे साथियों? मेरी लाइब्रेरी भी एक असेट होगी। आ रही बात समझ में? मेरे पास में जो लाइब्रेरी है वो भी एक असेट है। आपने देखा होगा कई सारे दोस्त जो है, या आपके परिवार रिश्तेदार में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास में 4 व्हीलर होगी, और वो साथी क्या करते होंगे? उस 4 व्हीलर का उपयोग मेरे साथियों सरकारी जगह या सरकारी जो स्थान है, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके साथ में अटैच कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में अपनी गाड़ियां अटैच कर देते हैं। 30-40 हजार रुपए महीना जो है उनको वहां से मिलता है मेरे साथियों, गाड़ी का अटैच करने का। तो जो कार है आपकी या आपके रिश्तेदारी, अगर आपने उसको अटैच कर दिया किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्कूल से या गवर्नमेंट संस्था से, तो आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा। तो आपकी जो कार है मेरे साथियों, वो भी क्या हो गई? आपकी एक प्रकार की असेट हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई मेरे साथियों। अगर आपके पास में पेट्रोल पंप होगा तो वो भी एक प्रकार का क्या होगा? असेट होगा मेरे साथियों। तो पेट्रोल पंप भी असेट है। अरे सबसे बड़ी बात, मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को मैं आपको देता हूं और उसकी वजह से मुझे पैसा मिलता है। भाई, इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, समझना इस बात को, इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो बिना धन के, बिना पैसों के, रुपये के, रोकड़े के पूरा हो ही नहीं सकता। तो मैं कैसे कहूं? आ रही बात समझ में? तो बिना धन के ये पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक और बात मैं बताता हूं मेरे साथियों, कि अगर धन की बात हो रही है, अगर पैसों की बात हो रही है, तभी संपत्ति का असली मतलब है, तभी संपत्ति को देखा जाएगा, तभी इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाएगा। तो मेरे साथियों, मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरा जो ज्ञान है, इस ज्ञान की वजह से मुझे पैसा मिलता है। कि सर आप पढ़ाते हो बच्चों को, लीजिए आपके कुछ जो भी मानदेय होगा, जो भी मेरा वेतन होगा वो मुझे मिलेगा। तो मेरा ज्ञान जो है, मेरा नॉलेज जो है मेरे साथियों, वो भी क्या है? वो भी मेरी असेट है। आप बात समझ गए? अभी कुछ दिन पहले मेरी लाइब्रेरी में एक बालक आता है पढ़ने। उस बालक ने अपने स्टेटस बनाया। हमारे मध्य प्रदेश में एक व्यापार मेला लगाया गया था अभी हाल ही में, मोहन यादव जो हमारे सीएम साहब हैं उनकी अध्यक्षता में, है ना। और वो व्यापार मेले में बहुत सारी कार बिकी थी, बहुत सारे वाहन बिके थे, बहुत सारी वस्तुएं भी बिकी थी उसमें, वस्तुएं, बहुत सारी चीजें उसमें बिकी थी। तो मेरे जो लाइब्रेरी में आता है बालक, उसने एक स्टेटस बनाया। व्हाट्सएप स्टेटस होता है ना, वो इंस्टाग्राम पे भी बन जाता है और पता नहीं कहां कहां बन जाता है। मुझे तो ज्यादा चलाना आता भी नहीं है, चला भी नहीं पाता हूं। मुझे तो स्टोरी भी डालना नहीं आती। किसी दोस्त का बर्थडे विश करना होता है तो बड़ी मुश्किल से उसका बर्थडे विश किया जाता है, और वो भी बहुत आसान सी भाषा में। बस खाली फोटो डाला और ऊपर गाने में लिखा हैप्पी बर्थडे, 2-4 गाने आ जाते हैं, उसी में से कोई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कर देते हैं तो हो जाता है वो गाना। बस लिख दो ज्यादा से ज्यादा हैप्पी बर्थडे टू यू दादा, जो भी हो, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। बाकी कई लोग तो इतना क्रिएटिव होते हैं कि उसमें फूल पत्ती, है ना, उसमें अच्छा सा गोल कलर में, अलग अलग शेप में, है ना, वो डायग्राम लगा करके और बिल्कुल क्या तरीके से मतलब सजाते हैं उसको, पता नहीं कैसे सजता है वो, है ना। तो वो भी प्रोसेस करते हैं।
मेरी इंस्टाग्राम आईडी कुमार विनय उज्जैन वाले के नाम से है ना, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, आप बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए जरा इधर आते हैं वापस से। मैंने कहा कि मेरा जो ज्ञान है वो भी क्या है मेरे साथियों, वो भी मेरी असेट है। तो उस बालक ने क्या किया, अपने एक स्टेटस पर बनाया और क्या लिखा, वन मोर असेट एडेड। उसने ये लिखा, अंग्रेजी में ही लिखा था, वन मोर असेट एडेड। इसका मतलब है उस एक कार ली थी उसने, उस पर लिखा था। इसका मतलब है कि उसके परिवार में एक और परिसंपत्ति जुड़ चुकी है। आ रही बात समझ में? तो असेट किसे कहते हैं, जिसकी वजह से पैसा कमा जाए। मेरा ज्ञान है, इसकी वजह से मैं पैसा कमा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस ज्ञान की वजह से पैसा कमा रहा हूं। मेरे पास जो मकान है उसको मैं किराए पर दे देता हूं तो पैसा कमा लेता हूं। मेरे पास जो बाइक है, अगर मैं उस बाइक को चलाऊंगा तो उसकी वजह से पैसा कमाऊंगा। मेरे पास जो लाइब्रेरी है उसकी वजह से मैं पैसा कमाऊंगा। मेरे पास जो कार है उसको मैं भाड़े पर चला लूंगा तो पैसा कमा लूंगा। पेट्रोल पंप है, उससे पेट्रोल बेच करके पैसा कमाऊंगा। और मेरे पास जो ज्ञान है उससे भी मैं पैसा कमा लूंगा। तो ध्यान रखिएगा, असेट इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं असेट? तो जिसकी सहायता से पैसा कमाया जाए उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? असेट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? यहां तक बताओ क्या बात, कोई दिक्कत? लाइबिलिटीज, और मैं कहूं कि अभी लाइबिलिटीज मैंने पढ़ाया ही नहीं है, लिक्विडिटी मैंने पढ़ाया है। लिक्विडिटी समझ में आ गया। अब हम एक और शब्द की ओर बात करेंगे जिसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है देयताएं। उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों की कमेंट्स को एक बार रीड कर लूं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हां भैया आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए एक बार। आ रहा है सबको समझ में? बहुत बढ़िया, शानदार। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, प्रैक्टिस सेट इसका तो नहीं चलेगा, इकोनॉमिक्स का मैराथन जरूर होगी। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट जरूर चल रहा है आरपीएफ का। आपको पता है कि आरपीएफ के लिए हम लोग एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैं ही आपको जीएस पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर दोपहर 12 बजे। जैसे ही ये क्लास ओवर होगी, आपकी तुरंत क्लास जो है वो प्रैक्टिस सेट की चलेगी मेरे साथियों, यूट्यूब पर चलेगी, मेन चैनल पर चलेगी। तो आप प्रैक्टिस वहां से भी कर सकते हैं। बाकी नवीन सर वाली जो सीरीज है, नायक सीरीज, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल, जीएस तो सेम ही है, बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम लेते हैं विशेष रूप से। तो कोशिश यही करो कि जिस प्रैक्टिस का, जिस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो वही लो, क्योंकि आपको उसका सिलेबस का भी आइडिया होगा और आपको बहुत सारी चीजें का समझ में आएगा। हां बिल्कुल, आप अगर नवीन सर की नायक सीरीज वाला प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तो वो हर एग्जाम के लिए लाभदायक होगा, वनडे एग्जाम के लिए, विशेष रूप से एसएससी वगैरह वगैरह एग्जाम के लिए सुपर है मेरे साथियों। कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को ना भी ले रहे हो तो वो ले लीजिए, समय की दिक्कत है आपको तो कोई समस्या नहीं है, बराबर है, कोई समस्या वाली बात नहीं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सबके लगभग लगभग लोगों के मुझे कमेंट मिले हैं कि हाँ सर समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, प्रियंका जी ने कहा है आगे बढ़े, है ना। अगली बात करते हैं संपत्ति के बाद में। एक और शब्द है मेरे साथियों जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं मेरे साथियों देयता। देयताएं, देयताएं शब्द है ऐसे तो, देयताएं। और देयताओं, देयताएं के लिए हमारे पास में अंग्रेजी शब्द क्या है पता है? लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसको? लाइबिलिटीज बोलते हैं। और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? दरअसल लाइबिलिटीज का मतलब होता है देयताएं। मैं कहता हूं टेंशन, इसको और आसान भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? टेंशन के नाम से जानते हैं। टेंशन, टेंशन। बोले ये क्या चीज होती है? टेंशन किसे कह रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा भाई। टेंशन का मतलब क्या होता है वही मैं बताना चाह रहा हूं, डोंट वरी। टेंशन का मतलब ये होता है, देखो कैसे समझ में आएगा, इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करते हैं, शायद इससे समझ में आ जाए। और वह एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। एक मेरा दोस्त है मेरे साथियों जिसका नाम है अजय, और एक और मेरा दोस्त है जिसका नाम क्या है? विजय। ठीक है, एक का नाम अजय है, एक का नाम विजय है। और ये दोनों के दोनों दोस्त मेरे दिल्ली में गए हैं यूपीएससी की तैयारी करने। इन्होंने
दोनों ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर के यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब चूंकि स्टार्टिंग में गए हैं यूपीएससी की तैयारी करने, और भाई साहब जब गए वहां पर जा करके तो इनको लाल वाली दिख गई, इनको पीली वाली दिख गई। लाल वाली पीली वाली मतलब समझ गए आप लोग? अरे भाई, इनकी एक महिला से दोस्ती होती है। इसमें अजय जो है वो थोड़ा खुरापाती बालक है। खुरापाती से मेरा मतलब यह है कि वह घुलनशील बालक है, थोड़ा घुलता मिलता ज्यादा है लोगों के साथ में। उसकी इच्छा होती है कि मैं सबसे दोस्ती कर लूं। लेकिन विजय नाम का जो बालक है, इसकी इच्छा नहीं होती दोस्ती करने की। यह सोचता है काहे किसी से लफड़ा लेना यार, किसी से दोस्ती करो फिर दोस्ती निभाओ, पैसा खर्च होता है, ये सब चीजें बिल्कुल सही है। ये दोस्ती के लायक नहीं है, मतलब दोस्ती करने के लायक नहीं समझता किसी को अपने आप से। ठीक है, और अजय जो है वो हंसमुख है, सबसे मिलनसार है, सबसे दोस्ती कर लेगा, पार्टी वार्टी सब कुछ कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, अजय और विजय दोनों को घर से कितने कितने रुपए मिलते हैं? 5-5 हजार मिलते हैं। 5-5 हजार मिलते हैं, दोनों को 5-5 हजार रुपए मिलते हैं। अब अजय को भी 5 हजार रुपए मिल रहे हैं, विजय को भी 5 हजार रुपए मिल रहे हैं। दोनों दोस्त है, अच्छे दोस्त हैं। विजय अभी सिंगल ही है और अजय जो है इसकी एक महिला मित्र बन चुकी है। दिल्ली में रहते रहते महिला मित्र के चक्कर में फंस चुका है, ये जाल में फंस गया है। और इसकी महिला मित्र इससे बड़ी अच्छी अच्छी मांग भी करती है, जैसे मैनू शॉपिंग करा दे, है ना। वो चिटिया कलाइया बे, ऐसा गाना भी आपने सुना होगा, बहुत पहले का गाना था। चिटिया कलाइया वे, है ना, मेरी जो गोरी गोरी चिटिया, मेरी जो गोरे गोरे हाथ है ना, मैं बहुत सुंदर हूं, मुझे इसलिए शॉपिंग करा दो। उसका गाने का मतलब ये होता है दरअसल, है ना। तो चिटिया कलाइया बे, है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है कि वो अजय से कह रही है कि मुझे शॉपिंग करा दे। अजय का जो किराया, अजय और विजय दोनों का किराया कितना है मेरे साथियों? घर से 5 हजार रुपए आते हैं। इनका जो रेंट है मैं लिख रहा हूं आर बराबर, ये 3 हजार रुपए है। इसका भी आर बराबर कितना है मेरे साथियों? तो 3 हजार रुपए। रेंट 3 हजार रुपए है। खाने का जो बिल है मेरे साथियों, है ना, ध्यान रखिएगा, मैस जो है मेरे साथियों वो 1 हजार रुपए का है। और ध्यान रखना इसका भी कितने रुपए का है? तो मैस 1 हजार रुपए का है। बाकी कुछ नाश्ता पानी खर्च वर्च कर लेते हैं, एक्स्ट्रा खर्च, और एक्स्ट्रा खर्च लगभग जो है मेरे साथियों, है ना, वो 500 रुपए हो जाता है। तो 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। इसके पास में ये थोड़ा खर्चीला प्रभाव का कम है। विजय थोड़ा सोच समझ के पैसा खर्च करता है, इसलिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता, पर हां फिर भी ये 200 रुपए तो खर्च कर ही देता है। ठीक है, 200 रुपए खर्च कर लेता। बताओ, सबके पास में खर्च हो गया। बताओ जरा, आप ही बताओ मेरे साथियों कि अजय के पास पैसा कितना बचा? 3 हजार, 4 हजार, 4.5 हजार, मात्र 500 रुपए बच गए। अब इसके पास में 500 रुपए शेष बचे हैं। और इसके पास में कितना बचा? 3 से 4 और 4,200। इसका मतलब इसके पास में 1800 रुपए बच गए। 1800 बच गए ना, है ना? 1800 नहीं, 800 रुपए बच गए। भाई गणित बहुत कमजोर होता जा रहा है, क्या बात है, पढ़ना पड़ेगा गणित। मतलब इसके पास 500 बचे, इसके पास 800 बचे। मुझे बताओ, अजय या विजय दोनों में से महिला मित्र किसकी है? आप ही बताइए, किसकी महिला मित्र है, अजय की या विजय की? तो आप कहना चाहोगे सर अजय की महिला मित्र है। तो जब अजय की महिला मित्र है और अजय की महिला मित्र ने अजय से रिकमेंडेशन मांगी है, इससे कहा है कि चलो जी आज तो मुझे स्ट्रीट फूड खिला दो। इसने कहा पिज्जा खाऊंगी मैं। अजय की घरवाली नहीं भाई, अभी तो बाहर वाली है वो, है ना, उसने क्या कहा कि आज तो मैं पिज्जा खाऊंगी। इसने कहा अच्छा पिज्जा खाओगी, चलो बेबी। ये ले गया अपनी गाड़ी पर बिठा करके जो है, और मार्केट गया है इसको पिज्जा खिलाने। और पिज्जा खिलाने गया, डोमिनोज का पिज्जा खाएगी वो, ध्यान रखना, ऐसे नहीं छोड़ेगी वो, है ना, भुक्कड़ किस्म की महिला है वो। तो डोमिनोज का पिज्जा खाएगी वो। और डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया अजय ने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया। पता चला कि 600 रुपए का पिज्जा है। कितने का है? 600 रुपीज का पिज्जा है मेरे साथियों। 600 रुपए का पिज्जा है। और भाई साहब के पास पैसे कितने हैं? 500 रुपए। कितने रुपए कम पड़ गए? कितने रुपए कम पड़ गए? 100 रुपए कम पड़ गए। इसने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया और दौड़े दौड़े दोस्त को बोला कि भाई, बोले हाँ, बोले 100 रुपए ट्रांसफर कर दे, बंदी के साथ आया हूं। इसने कहा 100 रुपए तो दे दूंगा, लेकिन बिना ब्याज के मैं पैसा नहीं दूंगा। बोले कितना % ब्याज लेगा? इसने कहा 10% लूंगा।
बोले अगले महीने तक, बोले हाँ 1 महीने का 10% ब्याज है, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है, यानी कि अगले महीने ये कितना रुपए देगा अजय विजय को, 110 रुपए देगा। बोले है तैयार, अब चूंकि लेके तो गया है, मना कैसे करे, पिज्जा ले भी लिया है, 100 रुपए बकाया है। तो इस विजय ने अजय के अकाउंट में क्या डाल दिया मेरे साथियों, पैसा डाल दिया, 100 रुपए डाल दिया। तो ध्यान रखिएगा 100 रुपए डाल दिए मेरे साथियों, 100 रुपए डाल दिए विजय अजय के अकाउंट में। अब मैंने आपको बताया कि अजय की गर्लफ्रेंड भुक्कड़ किस्म की है। दूसरे दिन फिर अजय को फोन किया, उसने कहा कि आज फिर चलते हैं कहीं बाहर, आज पिज्जा नहीं कुछ और खाते हैं। इसने कहा ठीक है देखते हैं। ये गाड़ी मांग के ले गया किसी की, अजय वापस से बिठा के ले गया। पता चला कि आज उसने कुछ चाउमीन वगैरह वगैरह खा लिया, और चाउमीन खाने के चक्कर में इसके 200 रुपए खर्च हो गए। अब पैसा तो बचा नहीं है लाड़ साहब के पास, क्या करेंगे, वापस से फोन लगाएंगे विजय को, कहेंगे भाई बोले आज फिर आया हूं। तो इसने कहा समझ जा बेटा, जेब खाली होती जा रही है, थोड़ा ध्यान रख ले। अब बोले जेब खाली हो तो रही, अब क्या कर सकता हूं। तो बोले क्या करना है, बोले 200 रुपए भेज देना है। बोले 10% लगेगा, तो 200 रुपए का 10% 20 रुपए होता है। पहले ऑलरेडी वो 100 रुपए दे चुका है, अब इसके पास 700 ही बचे हैं विजय के पास में। अब 200 और दे देगा इसको, तो अब कितने बचेंगे, 500 ही बचेंगे। लेकिन विजय को तो फायदा ही है, तो ब्याज पे पैसे देता है। बताओ ये पैसा इसके लिए क्या है, विजय के लिए जो बचत है 800 रुपए, जो कि ये ब्याज के रूप में इसको पैसा दे रहा है, ये इसके लिए क्या है, ये पैसा विजय के लिए तो असेट है ना। अभी पढ़ाया मैंने, देखो कॉन्सेप्ट समझो, असेट संपत्ति जिसकी सहायता से पैसा कमाया जाए। बताओ पैसों से पैसा कमा रहा है ना विजय, अरे भाई पैसों से पैसा कमा सकता है ना, लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते इधर उधर, तो पैसों से पैसा कमा रहा है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसी को संपत्ति के नाम से जानते हैं, इसी को असेट के नाम से जानते हैं। और अजय के ऊपर टेंशन बढ़ती जा रही है, अजय को पता है कि मुझे ब्याज सहित पैसा देना है, तो इसकी देयता, इसकी लाइबिलिटीज, इसकी टेंशनें बढ़ते जा रही है, क्योंकि ब्याज सहित पैसा देगा। बताओ कर्जा किसके ऊपर है, कर्ज किसके ऊपर चढ़ रहा है, तो अजय के ऊपर चढ़ रहा है। इसका मतलब अजय के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, तो 300 रुपए की लाइबिलिटीज है, प्लस 10% ब्याज, 30 रुपए का ब्याज भी अगले महीने इसको देना है। तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है मेरे साथियों, लाइबिलिटीज का मतलब होता है टेंशन, देता है ना, हम कहेंगे कि टेंशन है ना, इसको पैसा देना है। तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या है मेरे साथियों, देता, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण। इसी को आसान भाषा में आप लोग क्या लिखते हैं, ऋण लिखते हैं। ऋण को अंग्रेजी में लोन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा लोन किसी के ऊपर बकाया रहेगा, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं तो बैंक के संदर्भ में आप कुछ और ही समझ जाओगे। आपको इतनी बात समझ में आ गई, अजय ने जो पैसा ब्याज पर लिया है वो अजय के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। अगर वही पैसा मैं विजय के लिए बोलूं कि विजय के लिए क्या है, तो वो असेट है। क्यों, क्योंकि विजय का तो फायदा है ना, विजय तो उस पैसे को ब्याज पर इसको दे रहा है, और ये जब ब्याज पर इसको पैसा देगा तो उसको तो ब्याज मिल रहा है ना, तो विजय के लिए तो वो कमाई का साधन है। आ रही बात समझ में, इसलिए विजय के लिए क्या है, वह असेट है, और अजय के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। अब मुझे आप लोग ये बताना मेरे साथियों, यहां पर इस प्रकृति में बताना, बैंक लोगों से पैसा जमा स्वीकार करता है, मुझे बताओ, अगर लोग बैंक के पास में पैसा जमा कराने जाएंगे तो क्या फ्री में जमा करेंगे, क्या लोग, जनता इसके पास में पैसा जमा कराने क्यों जा रही है, ताकि बैंक इसको, जनता को क्या दे सके, पैसा दे सके, ब्याज दे सके। तो जनता ब्याज लेने के लिए इसके पास में पैसा जमा कराने जा रही है, वहीं पर यह लोन भी दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्याज ले सके। मेरा प्रश्न आपसे यह है, मुझे यह बताइए आप लोग कि भैया बैंक के लिए जमा स्वीकार करना लाइबिलिटीज है या असेट है, और बैंक के लिए लोन देना लाइबिलिटीज है या असेट है, यह मुझे बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आप ही देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर मैं तो दूंगा ही दूंगा, है ना। इसका आंसर बताइए जरा, कि बैंक के लिए पैसा जमा स्वीकार करना, जनता से पैसा जमा स्वीकार करना लाइबिलिटीज है या असेट है, पहले ये बताओ। चलिए कुछ का आंसर आया है, सर लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है, सर समझ नहीं आ रहा है। बेटा कमेंट मत करो, केवल इधर ध्यान दो, सब समझ में आएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज। देखो मैं एक बात बताता हूं, जिसको समझ में नहीं आया वो सुनो।
अगर आप सभी अपने आप को बैंक समझ लो, बैंक समझ लो, सभी अपने आप को बैंक समझ लो, और बाकी सभी दोस्तों को, आपके दोस्तों को जनता समझ लो। सारे के सारे दोस्त आपके पास आ जाते हैं पैसा जमा करने। आपको मजा भी आएगा क्योंकि आपको तो पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो मुझे बताओ, आप जब इन लोगों से, आप बैंक हो अभी, आप जब इस जनता से पैसा जमा करोगे, अपने पास में इकट्ठा करोगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी, अरे यार इन सबको भी ब्याज सहित पैसा देना है। होगी कि नहीं होगी? होगी ना? अरे बात समझ में आ रही? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बैंक हो और आप जनता से पैसा, जनता आपके पास में आ रही है पैसा जमा करने, तो आपको टेंशन नहीं होगी, अरे यार मांगीलाल का भी पैसा देना है, हरिराम का भी पैसा देना है, गोकुल का भी पैसा देना, संदीप का भी पैसा देना, आशुतोष का भी पैसा देना है ना, मां गंगाराम का भी पैसा देना है, सबका पैसा देना, ब्याज सहित देना है बोले। तो ये लाइबिलिटीज जमा स्वीकार करना बैंक के लिए क्या होगी मेरे साथियों? तो ध्यान रखिएगा, ये लाइबिलिटीज होगी। लाइबिलिटीज का मतलब देयता होगी, क्योंकि बैंक को टेंशन है कि यार हमने जो पैसा लोगों से जमा किया है ये कभी ना कभी तो आके ले जाएंगे, कभी ना कभी तो इस पैसे को ले जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आप लोग बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो जमा स्वीकार करना बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटीज है, देयता है। टेंशन है इसको, यार पैसा वापस से देना है जनता को। वहीं पर बैंक इसी पैसे को जमा करके मेरे साथियों लोगों को लोन देती है। मुझे बताओ, लोगों को महंगी ब्याज दरों पर लोन देती है कि नहीं देती है? बिल्कुल देती है। तो इस लोन की वजह से ही तो पैसा कमाएगी बैंक। ध्यान रखिएगा, जनता, मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए, बोले ठीक है 18% पे मिलेगा, वार्षिक 18%। ये तो भली है जो 18 पे दे रही है, बाकी प्राइवेट बैंक के चले जाओ ना तो 26% 34% ऐसा पैसा देती है। तो भैया इसकी वजह से, लोन देने की वजह से बैंक पैसा कमाती है। तो इसलिए ये जो लोन देना है बैंक के लिए क्या है? असेट है, परिसंपत्ति है। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सी बात है। मैंने असेट, लाइबिलिटीज, तरलता, है ना, और भी आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की है, मुद्रा प्रवाह, ये कुछ बेसिक सी बातें जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। याद रखना मेरे साथियों, जरूर इसको पढ़ के जाना, और कल मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा भी सही कि भैया कितना आप लोगों को याद हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से प्रश्न आता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बाकी सब स्पष्ट है? इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगली क्लास है, अगली क्लास की तैयारी भी करनी है, तो अब प्रैक्टिस सेट में आपसे मुलाकात करते हैं। तो कल अब मुलाकात करेंगे 11 बजे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। और आपके जो भी डाउट हो मेरे साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या यहां पर नहीं बता पा रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताइएगा। अगर मैं वहां पर नहीं देख पा रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, आप मेंशन करके मुझे पूछिएगा कि सर इसका क्या आंसर है, या फिर ये कैसे हुआ, जो भी आपके डाउट्स है वहां पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अब शेष वार्ता आपसे कल करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। शुक्रिया दोस्तों।